हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल इन माय साइंस एकेडमी यूट्यूब चैनल। और ये वीडियो कंटिन्यूशन में है जहाँ पर ऑलरेडी हम लोग जेएनयू बायोटेक 2015 का क्वेश्चन पेपर को सॉल्व कर रहे थे और इसके ऊपर मैंने ऑलरेडी 3 वीडियोस बना दिया है जिसका लिंक यहाँ पर आई सिंबल ऑफ दिस वीडियो में आ रहा होगा और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी इसका लिंक दे दूंगा, वहाँ से भी क्लिक करके देख सकते हैं। तो आज 4th एंड लास्ट वीडियो है जहाँ पे मैं रिमेनिंग क्वेश्चन को सॉल्व करूंगा और हम लोग मोस्टली बायोलॉजिकल साइंस से रिलेटेड क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे थे। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 131 कह रहा है कि आर्कियोपेट्रिक्स वाज एन एवोल्यूशनरी लिंक बिटवीन। तो आर्कियोपेट्रिक्स हम लोग ने पढ़ा हुआ है क्लास 11-12 के एनसीईआरटी बुक में भी ये मेंशन किया हुआ है कि इट इज़ अ ऑर्गेनिज्म विच इज़ शोइंग द कैरेक्टर ऑफ बोथ रेप्टाइल एज वेल एज बर्ड। तो ये कनेक्टिंग लिंक किसके बीच में है? रेप्टाइल्स एंड बर्ड का। तो आंसर होगा सी। मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग ब्लड पिगमेंट कंटेन्स कॉपर। तो ब्लड पिगमेंट अगर कॉपर जिसमें होता है उसको बोलते हैं हेमोसाइनिन और ये होता है प्रेजेंट इंसेक्ट के केस में। अगर यहाँ पर आयरन होता तो उसको कहते हैं हीमोग्लोबिन। मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप द एनिमल डज द हार्ट पंप ओनली डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। तो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को पंप करता है ऑर्गेनिज्म फिशेस, क्योंकि फिशेस में जो इनका हार्ट होता है वो 2 चैम्बर होता है, सिर्फ 2 चैम्बर। कौन कौन से? ऑरिकल और वेंट्रिकल, जिसकी वजह से यहाँ पे ब्लड का मिक्सिंग हो जाता है। ब्लड में ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड सेपरेट नहीं होते, वो मिक्स हो जाते हैं और मिक्स होकर वो पंप होते हैं गिल की तरफ और गिल में ऑक्सीजनेटेड हो जाता है, ऑक्सीजन रिच हो जाता है और फिर वो मूव करता है कहाँ? टिश्यू की तरफ। और टिश्यू की तरफ जाने की वजह से फिर वो डीऑक्सीजनेटेड हो जाते हैं या कार्बन डाइऑक्साइड का कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज हो जाता है, वो फिर वापस आते हैं हार्ट की तरफ और हार्ट इनको मिक्स वाले ब्लड को पंप करता है फिर से गिल की तरफ। तो ये साइक्लिक प्रोसेस है। तो आंसर होगा फिशेस। मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, एंटीडायरेटिक हार्मोन इज रिलीज्ड इनटू द ब्लड बाय द। तो एडीएच हार्मोन जो है ये हाइपोथैलेमस जो कि ब्रेन का पार्ट है या ये सिक्रीट करता है और स्टोर होता है पिट्यूटरी ग्लैंड में स्टोर होता है। और जब बॉडी को ज़रूरत होती है, सिग्नल जाता है, तब ये ब्लड में रिलीज़ करते हैं। तो बेसिकली ब्लड में रिलीज़ कहाँ से होता है? पिट्यूटरी ग्लैंड से। तो आंसर होगा इसका बी। मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन 135, डैश ऑफ चिक एम्ब्रियो इज इक्विवेलेंट टू डॉर्सल लिप ऑफ ब्लास्टोपोर्स ऑफ फ्रॉग एम्ब्रियो। तो ब्लास्टोपोर्स ऑफ फ्रॉग एम्ब्रियो के जैसा ही चिक एम्ब्रियो में प्रेजेंट होता है और उसको करते हैं हैंसेंस नोड। ये डेवलपमेंटल बायोलॉजी का डायरेक्ट क्वेश्चन, आंसर होगा डी। मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, to control angina pain which is heart pain, nitroglycerin which is source of nitric oxide is usually given. Okay, it relieve angina pain by causing a dilation of blood vessels. This effect of nitroglycerin is because ओके तो नाइट्रोग्लिसरीन बेसिकली जब दिया जाता है तो नाइट्रिक ऑक्साइड में कन्वर्ट होता है NO में और ये फर्दर फिर डिफ्यूज़ करते हैं और डिफ्यूज़ करके ब्लड में जाते हैं और ब्लड को क्या करते हैं? डायलेट, यानी इसके डायमीटर को इंक्रीज कर देते हैं ताकि मोर ऑक्सीजनेटेड ब्लड कहाँ रीच कर सके? हार्ट की तरफ। और इसकी वजह से रिड्यूस होता है क्या? रिड्यूस पेन, एंजाइना कम हो जाती है। तो आंसर देख लेते हैं, नाइट्रोग्लिसरीन ब्रेक डाउन द नाइट्रिक ऑक्साइड दैट एंटर द ब्लड वेसल्स बाय डिफ्यूजन रिजल्टिंग इन डायलेशन। यस, करेक्ट। Remaining all option are wrong because nitroglycerin enter the blood by diffusion and dilate them। नहीं, nitroglycerin डायरेक्टली नहीं डिफ्यूज करता, ऑक्सीजन नाइट्रिक ऑक्साइड करता है जो गैस है। तो ये ऑप्शन रॉन्ग है। रिमेनिंग नाइट्रोग्लिसरीन बाइंड टू द रिसेप्टर, नहीं, ये बाइंड नहीं करता रिसेप्टर के साथ। नाइट्रोग्लिसरीन ब्रेक डाउन द नाइट्रिक ऑक्साइड एंड नाइट्रिक ऑक्साइड बाइंड टू द रिसेप्टर, नहीं, ये भी ऑप्शन गलत है। नाइट्रिक ऑक्साइड नहीं बाइंड करता, ये डिफ्यूज करते हैं। Moving to next question, all the following organelle can be isolated in their intact form from the cell except डायरेक्ट इसका आंसर होगा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, क्योंकि ये बहुत लार्जेस्ट, वन ऑफ द लार्जेस्ट ऑर्गेनेल है और लार्जेस्ट ऑर्गेनेल को आइसोलेट करना
और डिफ़िकल्ट है। ये ब्रेक डाउन करके किस में कन्वर्ट कर जाते हैं? एंडोसोम्स में, छोटे छोटे वेसिकल्स में। तो रिमेनिंग ऑल को आइसोलेट कर सकते हैं एक्सेप्ट एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। आंसर होगा बी। The success of famous experiment Hershey and Chase that demonstrate the DNA could be genetic material used radioactive activity to label protein and DNA. For this, growth of bacteriophage in media containing radioactive phosphorus and sulfur was carried out. It expected that. ओके, हर्शे एंड चेज ने बैक्टीरियोफेज का एक्सपेरिमेंट किया था जहाँ पे ये प्रूव किया था कि डीएनए इज ए जेनेटिक मटेरियल। वहाँ बैक्टीरियोफेज का जो T2 फेज था कोलाई को इन्फेक्ट करता था, तो ये T2 फेज पे उन्होंने जेनेटिक मटेरियल को किससे लेबल कर दिया था? P32 से। और जो बाहर के प्रोटीन हैं जो बने होते हैं कैप्सिड से, उसको किया था S35 से। तो S35 बेसिकली अमाइनो एसिड को लेबल करता है मोस्टली किसको? सल्फर कंटेनिंग। तो मेथियोनिन सल्फर कंटेनिंग और एक सिस्टीन है, तो इन दोनों को। और P32 पार्ट हो जाएंगे डीएनए के, क्योंकि ये किसको रेडियो लेबल कर देगा? फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड जो प्रेजेंट होता है डाइस्टर बॉन्ड डीएनए में। तो अब आ जाता है ऑप्शन, रेडियो एक्टिव सल्फर विल बी लेबल डीएनए। नहीं, ये रॉन्ग है। रेडियो एक्टिव सल्फर विल लेबल प्रोटीन एंड रेडियो एक्टिव फॉस्फोरस विल लेबल डीएनए। आंसर बी। मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन आर मेड अप ऑफ लिपिड एंड प्रोटीन। ठीक है, लिपिड आर रिस्ट्रिक्टेड फ्रॉम द ह्यूमन रेड ब्लड सेल। द कैलकुलेटेड सरफेस एरिया ऑफ द रेड ब्लड सेल्स फाउंड टू बी 36 माइक्रोमीटर स्क्वायर। हाउ मच सरफेस एरिया वुड बी लिपिड कवर वंस दे आर स्प्रेड अक्रॉस द सरफेस ऑफ द वाटर। ओके, ये कह रहा है कि सेल मेम्ब्रेन जो बने होते हैं वो प्रोटीन और लिपिड से बने होते हैं। यहाँ पर ट्रीटमेंट दिया गया और लिपिड को माइनस कर दिया गया। तो लिपिड को माइनस करने के बाद में अब सिर्फ प्रोटीन बचेंगे, और इसको जब वाटर के ऊपर रखा तो इसका कुछ सरफेस एरिया, वो सरफेस एरिया कितना है? तो वो है 36 माइक्रोमीटर स्क्वायर। अब अगर सिर्फ लिपिड वाला जो पोर्शन है इसको अगर वाटर के ऊपर रखेंगे तो इसका सरफेस एरिया जो होगा वो कितना साइज का होगा? तो लिपिड क्योंकि नॉन पोलर है, ये नॉन पोलर मॉलिक्यूल है, और वाटर क्या है? पोलर मॉलिक्यूल। तो नॉन पोलर पोलर इंट्रैक्शन नॉन अनफेवरेबल है, जिसकी वजह से लिपिड अपना सरफेस एरिया बहुत ही कम कर लेगा, क्योंकि नॉन पोलर इंट्रैक्शन वाटर के साथ इंटरेक्ट नहीं करेंगे तो सरफेस एरिया डिक्रीज कर जाएगा, तो 36 से कम बनेगा। अब इन चारों ऑप्शन में सिर्फ एक ऑप्शन करेक्ट यहाँ पर देखिए कि यहाँ पर ये मेंशन किया हुआ है जो 18 माइक्रोमीटर स्क्वायर है, जो 36 से कम है। बाकी सारे ऑप्शन 36 से इक्वल है या बड़े हैं, तो आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, क्योंकि यही कम है। Moving to next question, chloroplast contains the thylakoid membrane in which the apparatus of the photosynthesis is embedded. The lumen of the thylakoid also contains the protein. If the protein is translocated in the cytoplasm and final destination of thylakoid, it is transferred across. Okay. तो जो क्लोरोप्लास्ट है वो क्लोरोप्लास्ट क्या होता है? हम लोगों ने पढ़ा हुआ है ये 2 मेम्ब्रेन या डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर। ठीक है, और कौन कौन से ऑर्गेनेल है जो डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर होते हैं? तो माइटोकॉन्ड्रिया है, और दूसरा कौन है? न्यूक्लियस। ये याद रखना, ये बहुत कॉमन क्वेश्चन यहाँ से पूछ सकते हैं। तो यहाँ पर एक बाहर की तरफ होगा और एक थाइलेकोइड मेम्ब्रेन। ये थाइलेकोइड मेम्ब्रेन है, तो कोई प्रोटीन को टारगेट करना है सरफेस से, कहाँ पर? बाहर से, तो ये क्रॉस करेगा मेम्ब्रेन और दूसरा क्रॉस करेगा थाइलेकोइड मेम्ब्रेन को, तो 2 लेयर को क्रॉस करना होगा, तो आंसर होगा 2 मेम्ब्रेन। Moving to next question, diffusion across biological membrane depends on the nature of the substance being transported across. The following substance is increasing order of their rate of passive diffusion across the biological membrane: chloride ion, water, glucose and urea. यहाँ इंक्रीजिंग ऑर्डर बोल रहा है, यानी स्लो से फास्ट की तरफ मूव करना, जो डिफ्यूज कर सकता है। तो हम लोग को मालूम है कि सेल मेम्ब्रेन जो बने होते हैं वो लिपिड से बना होता है, लिपिड और प्रोटीन। लिपिड के कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा होंगे, तो लिपिड का कॉन्सेंट्रेशन है, तो लिपिड तो नॉन पोलर है, ये पोलर मॉलिक्यूल को पास नहीं करने देगा। तो ये सारे जो चारों दिए हुए हैं, क्लोराइड आयन, वाटर, ग्लूकोज, यूरिया, ये सब पोलर मॉलिक्यूल है। तो पोलर मॉलिक्यूल क्या होगा? इससे पास नहीं करेंगे। ठीक है, तो सबसे स्लो कौन करेगा? आयन, जो नेगेटिवली चार्ज या पॉजिटिवली चार्ज हो। पोलर तो चारों, उसमें भी पोलर और ये आयनिक है, तो आयनिक वाले तो बिल्कुल अलाउ नहीं होगा। तो सबसे स्लो कौन हो जाएंगे? क्लोरीन आयन। ये इनको अलाउ नहीं किया जाएगा। ये तभी अलाउ कर सकते हैं, पास कर सकते हैं, जब यहाँ पर क्लोरीन आयन के स्पेसिफिक ट्रांसपोर्टर हो, जिसके थ्रू ये पास कर सकते हैं, नहीं तो ऐसे डायरेक्ट ये कभी भी नहीं पास करेंगे। तो सबसे स्लो होगा क्लोरीन आयन, क्योंकि ये चार्ज है। अब बाकी तो चार्ज नहीं है, बाकी पोलर मॉलिक्यूल है, तो पोलर मॉलिक्यूल अब डिपेंड कर जाएगा साइज के ऊपर, कि जो उसका साइज बड़ा वो स्लो, जिसका साइज छोटा वो फास्ट पास कर जाएगा। तो अब इन तीनों में कंपेरिजन करें तो यहाँ पर 18
मॉलिकुलर वेट होगा किसका, वाटर का। ग्लूकोज का कितना होता है 180 डाल्टन और यूरिया का होता है 60। तो यहाँ पर सबसे इसके बाद कौन पास करेगा, कौन बड़ा है, ग्लूकोज स्लो करेगा, उसके बाद यूरिया क्योंकि यूरिया का 60 है, और सबसे फास्ट पास करेगा वाटर जिसका 18 है। तो आंसर होगा क्लोरीन माइनस देन ग्लूकोज यूरिया H2 स्लो टू फास्ट, क्लोरीन ग्लूकोज यूरिया वाटर, आंसर होगा डी। मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, एंटीजन रिकॉग्निशन इन एब्सेंस ऑफ को-स्टिमुलेटरी सिग्नल लीड्स टू, इसको कहते हैं टी सेल एनर्जी। टी सेल एनर्जी का मतलब है कि टी सेल वहाँ प्रेजेंट तो है लेकिन वो फंक्शनल नहीं है या वो एक्टिव नहीं है, नॉट एक्टिव, क्योंकि एक्टिव के लिए उनको को-स्टिमुलेटरी सिग्नल भी चाहिए काम करने के लिए, वो वहाँ नहीं है तो वो प्रेजेंट तो होंगे लेकिन काम नहीं करेंगे, उनको बोलते हैं टी सेल एनर्जी। मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, एथाइमिक मास विल शो, एथाइमिक का मतलब है विदाउट थाइमिक, विदाउट थाइमस। तो विदाउट थाइमस का मतलब है कि अगर थाइमस नहीं होगा तो यहाँ पर टी सेल्स मैच्योर नहीं करेंगे, क्योंकि हम लोग को मालूम है कि टी सेल्स और बी सेल्स ये कहाँ बनते हैं, फॉर्म बी बोन मैरो में, और फर्दर डेवलपमेंट कहाँ होगा, इनका फर्दर मैच्योरेशन कहाँ होता है, तो बनते तो बोन मैरो में लेकिन टी सेल का थाइमस में डेवलपमेंट होता है या मैच्योरेशन होता है, बी सेल का बोन मैरो में। तो जब अगर थाइमस नहीं होगा तो टी सेल का डेवलपमेंट या मैच्योरेशन नहीं होगा, तो लैक द मैच्योरेशन ऑफ बी सेल लिम्फोसाइट, नहीं ये नहीं, लैक द मैच्योरेशन ऑफ टी लिम्फोसाइट, आंसर विल बी सी। Moving to next question, an Indian person goes to the job for the job in the USA. Does during annual TB screening his tuberculin test was positive. The doctor advised him to go for the chest X-ray to rule out any active TB. Okay. However, the X-ray result was normal and other quantiferon assay for tuberculosis was also negative. What could be the most likely reason for positive tuberculin test? देखिए ट्यूबरक्लोन टेस्ट जो पर्सन एशियन कंट्रीज में रहते हैं या इंडियन में रहते हैं उनको BCG का वैक्सीनेशन होता है, और ये वैक्सीनेशन होने की वजह से ये किस लिए देते हैं, क्योंकि अगेंस्ट टीबी माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस, ये BCG वैक्सीनेशन देने का मतलब है कि हम लोग टीबी के अगेंस्ट में इम्यूनिटी डेवलप कर लें, तो यहाँ पर क्या होता है कि ये ट्यूबरक्लोन टेस्ट बेसिकली अगर आप इवन BCG का वैक्सीनेशन लिए हैं तो ट्यूबरक्लोन टेस्ट पॉजिटिव आता है, बट एक्सरे और क्वांटिफेरॉन में नेगेटिव आएगा क्योंकि एक्टिव टीबी नहीं है। हम लोग BCG वैक्सीनेशन क्या है बेसिकली, ये हम लोग माइकोबैक्टीरियम बोविस BCG का इंजेक्शन या इसका वैक्सीनेशन लेते हैं जो एटोनेटेड फॉर्म है, वो डिजीज नहीं कॉज कर सकता और वो डिजीज कॉज करता है कैटल में, तो वो वेरी सिमिलर टू माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस, एग्जैक्टली माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस नहीं है जो टीबी कॉज करता है, लेकिन हम लोग ये BCG का वैक्सीनेशन लेते हैं क्योंकि वो उसके अगेंस्ट में इम्यूनिटी डेवलप कर जाए जो कि फाइट कर सके अगेंस्ट टीबी भी। तो ट्यूबरक्लोन टेस्ट पॉजिटिव आता है क्योंकि BCG का वैक्सीनेशन लिए रहते हैं, लेकिन एक्सरे और क्वांटिफेरॉन नेगेटिव आ रहा है क्योंकि ये लाइव एग्जैक्ट MTB नहीं है, MTB रहता तब ये पॉजिटिव वैल्यू आते हैं, तो यह पॉजिटिव रीडिंग आता है इसका। तो आंसर क्या होगा, पेशेंट वाज माइट हैव हैड BCG vaccination, answer will be C. Moving to next question, toll like receptor are, तो इसका तो डायरेक्ट आंसर होगा फर्स्ट वन, पैथोजन रिकॉग्निशन रिसेप्टर PRR दैट रिकॉग्नाइज पैथोजन एसोसिएटेड मॉलिकुलर पैटर्न PAMP। ये प्राइमरी इम्यूनिटी है, हमारे बॉडी में दो तरह का इम्यूनिटी हो सकता है, प्राइमरी या सेकेंडरी इम्यूनिटी। तो प्राइमरी इम्यूनिटी डेवलप करता है जो कि नॉन स्पेसिफिक होता है, वो ब्रॉडली किसी भी पैथोजन के अगेंस्ट में होता है, और सेकेंडरी इम्यूनिटी डेवलप करता है अगेंस्ट स्पेसिफिक पैथोजेंस। तो यहाँ पर आंसर होगा टॉल लाइक, हम लोग का रिसेप्टर जो है ये प्राइमरी इम्यूनिटी के अंदर आता है, तो आंसर होगा फर्स्ट। द प्रोटॉन NMR स्पेक्ट्रम ऑफ C2H2Cl2Br2 विल गिव, ऑल्दो दिस इज द क्वेश्चन ऑफ केमिस्ट्री, लेकिन फिर भी मैं ट्राई करता हूँ, इसका एग्जैक्ट आंसर मुझे मालूम नहीं, आप लोग रिकन्फर्म कीजिएगा। देखिए यहाँ पर C2H2Cl2Br2 का स्ट्रक्चर कैसा होगा, ये इस तरफ H लगा रहा हो तो यहाँ भी H होगा, इस तरफ Br Cl and Cl। तो यहाँ पे प्रोटॉन NMR स्पेक्ट्रम बोल रहा है, इसका मतलब है कि ये इस वाले के बारे में बात कर रहा है। तो कितने प्रोटॉन है, सिर्फ एक, इसके लिए तो इसके लिए एक पीक बनेगा,
और सेम यहाँ पर भी प्रोटॉन, तो इसके लिए भी एक पिक बनेगा, लेकिन वो सेम होंगे, रेजोनेंस में होंगे, तो यहाँ पर 1 रेजोनेंस पिक होगा आंसर मेरे अकॉर्डिंग। फिर भी इसको चेक कीजिएगा आप लोग। 147 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, सोडियम टोडेसाइल सल्फेट इज कॉमनली यूज्ड फॉर पॉलीक्रैमल जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस टू सेपरेट ए मिक्सचर ऑफ प्रोटीन इन जेल बाय गिवन देम यूनिफॉर्म नेगेटिव चार्ज। एसडीएस वर्क बाय बाइंडिंग टू, तो एसडीएस बाइंड करता है मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, द pH2 इज मोर एसिडिक देन pH4, क्या रीजन, कितना फोल्ड से। तो देखिए pH का फॉर्मूला मालूम हम लोग को, माइनस लॉग H प्लस कॉन्सेंट्रेशन, तो pH यहाँ वैल्यू 2 है, तो माइनस लॉग H प्लस का कॉन्सेंट्रेशन, यानी H प्लस का कॉन्सेंट्रेशन कितना होगा, -2, और ये माइनस इस तरफ आएगा तो -2, और इसका एंटी लॉग, तो हम लोग लिख सकते हैं क्या इस तरीके से, H प्लस कॉन्सेंट्रेशन इज एंटी लॉग ऑफ -2, तो -2 ऑफ एंटी लॉग का कितना वैल्यू हो जाएगा, 10 टू द पावर -2। इसी तरीके से pH4 का H प्लस कॉन्सेंट्रेशन कितना आएगा, 10 टू द पावर -4। तो जब इन दोनों का रेशियो लेंगे तो ये कितना आएगा, तो ये होगा 10 टू द पावर +4 इंटू 10 टू द पावर -2, दैट इज 10 टू द पावर +2, यानी 100 आंसर होगा डी। मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, इंडियन बायोफिजिस्ट प्रोफेसर J.N. Ramachandran pioneered the use of plot named after him as Ramachandran plot to define conformational properties of the polypeptide based on the dihedral angle phi, psi and omega. The dihedral angle phi is defined by rotation around. देखिए तो phi जो वैल्यू होता है वो होता है, ये मैंने बहुत बार डिस्कस किया है, phi और psi। psi की वैल्यू मतलब होती है, psi को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, यानी C अल्फा C, और phi को हम लोग लिखते हैं PHI, जिसका होता है C अल्फा N। तो आंसर होगा C option. Moving to next question, two protein of similar molecular weight within 100 Dalton and the same net charge in a solution but differing in their amino acid composition can be best separated by, यानी प्रोटीन एक A है दूसरा B है, दोनों का मॉलिकुलर वेट 100 डाल्टन और यहाँ पर चार्ज भी सेम 4 चार्ज, सपोज यहाँ पर नेट चार्ज 4 है तो दोनों का +4 चार्ज, लेकिन एमाइनो एसिड कंपोजिशन डिफर हो सकता है, यहाँ पे एस्पार्टेट हो, उसके बाद में यहाँ पे ग्लाइसिन हो, यहाँ पर एलानिन है और ग्लूटामेट है और एलानिन है, इस तरह का हो सकता है। दोनों का नेट चार्ज +4 लेकिन एमाइनो एसिड सीक्वेंस अलग, ठीक है, मॉलिकुलर वेट भी सेम। तो इस तरह के प्रोटीन को हम लोग सेपरेट कर सकते हैं रिवर्स फेज क्रोमेटोग्राफी से। रिवर्स फेज क्रोमेटोग्राफी होता क्या है, यहाँ पर स्टेशनरी फेज होते हैं और यहाँ पर बीड लगाते हैं, और बीड बेसिकली होता है रिच इन हाइड्रोफोबिक एलिफेटिक कार्बन, यानी C12 या C14 कार्बन, लॉन्ग एलिफेटिक कार्बन यहाँ रहते हैं जो हाइड्रोफोबिक इन नेचर होता है। अब ये हाइड्रोफोबिक क्या करेगा, हाइड्रोफोबिक एमाइनो एसिड प्रेजेंट इन द प्रोटीन के साथ में अटैच हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पे ग्लाइसिन 2 है, तो ये लेस हाइड्रोफोबिक एज कम्पेयर टू ग्लाइसिन एलानिन, तो एलानिन क्या करेगा, यहाँ पर स्ट्रांगली बाइंड कर जाएगा ये वाला प्रोटीन बी, और ये वाला स्ट्रांगली बाइंड करेगा तो ये स्लो मूव करेगा, और प्रोटीन ए यहाँ पर वीक बाइंड करेगा तो ये फास्ट मूव करेगा, यानी एल्यूट हो सकता है, तो पहले ए आएगा फिर बाद में बी आएगा, यानी दोनों को सेपरेट कर सकते हैं। तो बेस्ड ऑन हाइड्रोफोबिसिटी प्रेजेंट इन दिस प्रोटीन, उसके बेसिस पे हम लोग रिवर्स फेज क्रोमेटोग्राफी यूज करके सेपरेट कर सकते हैं। रेस्ट ऑल नेट चार्ज सेम है तो हम लोग कैटायन और एनायन भी यूज नहीं कर सकते, और मॉलिकुलर वेट भी सेम है तो हम लोग जेल फिल्ट्रेशन क्रोमेटोग्राफी भी यूज नहीं कर सकते, तो इसका आंसर होगा सी। Moving to next question, the concentrated protein solution was diluted 100 times in a buffer of pH 7. Resulting solution give absorbance this much at 280. 1 centimeter extension coefficient is this much. Concentration of undiluted in millimole. Okay, तो हम लोग को मालूम फार्मूला according to Lambert-Beer law, absorbance is equal to E extension coefficient multiplied by concentration into path length. तो absorbance कितना दिया हुआ है 0.362, extension coefficient कितना दिया हुआ 5189, कॉन्सेंट्रेशन फाइंड आउट करना पाथ लेंथ 1, तो यहाँ पे कॉन्सेंट्रेशन कितना आएगा 0.362 डिवाइड बाई 5189 ये, लेकिन ये आंसर मोल में होगा क्योंकि यहाँ पर ये एक्सटेंशन कोफिशिएंट कितना दिया हुआ मोल में, तो ये मोल में होगा। आंसर पूछ रहा है मिली मोल में, तो इसको 10⁻³ से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये मिली मोल में हो जाएगा, ये मोल मिली मोल में कन्वर्ट कर जाएगा। तो अब ये वाला वैल्यू कितना होगा 362 डिवाइड बाई 5189,
तो ये वैल्यू होता है 0.0697, ये आएगा वैल्यू। ठीक है, अब यहाँ पर ये वैल्यू आया किसके लिए, सॉल्यूशन जो डाइल्यूटेड है, लेकिन यहाँ पे अनडाइल्यूटेड को बोल रहा है, तो यानी कितना फोल्ड डाइल्यूशन हुआ है, 100 फोल्ड। तो अगर इसको 100 से मल्टीप्लाई करते हैं तो अनडाइल्यूटेड वाले का कॉन्सेंट्रेशन आ जाएगा, तो 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये वैल्यू कितना आएगा, 6.97, तो मिलीमोल, ये आंसर होगा 6.97, आंसर विल बी डी। मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, पेप्टाइडोग्लाइकन इज अ पॉलीमर कंटेनिंग ऑल द फॉलोइंग एक्सेप्ट। पेप्टाइडोग्लाइकन बैक्टीरिया में होता है, प्रोकैरियोट्स, ग्राम नेगेटिव और ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया। तो इसमें एन-एसिटाइल ग्लूकोसामिन, नैग और दूसरा एन-एसिटाइल मिरामिक एसिड, नैम, ये दोनों होते हैं। इसके अलावा समटाइम एन-एसिटाइल मिरामिक एसिड भी होता है, लेकिन जो नहीं होते वो कौन सा होता है, सियालिक एसिड। सियालिक एसिड बेसिकली प्रेजेंट होता है यूकैरियोट्स में, ये प्रोकैरियोट्स में प्रेजेंट नहीं होते हैं। तो आंसर होगा यहाँ पर, क्योंकि एक्सेप्ट पूछ रहा है तो सियालिक एसिड। मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, इन माइक्रोबियल फर्मेंटेशन द इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर। तो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर इन माइक्रोबियल फर्मेंटेशन जो कि एनारोबिक कंडीशन में होता है, यानी यहाँ पे ऑक्सीजन होगा ही नहीं, तो यहाँ पे कभी भी ये ऑक्सीजन तो होगा ही नहीं, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर। CO2 भी नहीं होगा क्योंकि CO2 रिलीज होता है, NADH इलेक्ट्रॉन डोनर है, तो ये इलेक्ट्रॉन डोनर होता है। तो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर कौन है, पायरुवेट, क्योंकि पायरुवेट इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करके कन्वर्ट करेगा किसमें, इथेनॉल या लैक्टिक एसिड में। तो आंसर होगा यहाँ पर सी। मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज organism that ferment glucose may produce any of the following end product except। तो फर्मेंटेशन से ग्लूकोज फर्मेंट किया, अभी जस्ट देखा कि फर्मेंटेशन एनारोबिक कंडीशन में होता है, और एनारोबिक में ये हमेशा लैक्टिक एसिड बना सकता है, अल्कोहल बना सकता है, या प्रोपेनोइक एसिड बना सकता है, ये ऑक्सीजन कभी भी नहीं बनाएगा। तो एक्सेप्ट पूछ रहा है, आंसर विल बी डी ऑप्शन। सम ऑर्गेनिज्म एंड देयर प्रॉपर्टीज आर रैंडमली लिस्टेड। तो इस तरफ ग्राम पॉजिटिव और नेगेटिव बैक्टीरिया है, और इस तरफ बैक्टीरिया और इस तरफ में प्रॉपर्टीज हैं। स्यूडोमोनास स्ट्रिक्टली ग्रो करता है एरोबिक कंडीशन में, ये स्ट्रिक्ट एरोबिक बैक्टीरिया है। तो स्ट्रिक्ट एरोबिक बैक्टीरिया को हम लोग ऑब्लिगेट एरोबिक बोलते हैं। तो आंसर फर्स्ट का ए का थर्ड होगा। बैक्टीरियाइड जहाँ पे नाइट्रोजन फिक्सेशन होता है ये स्ट्रिक्ट एनारोबिक होता है, जिसको बोलेंगे ऑब्लिगेट एनारोब। ऑब्लिगेट का मतलब है स्ट्रिक्ट। स्ट्रेशिया कोलाई फैकल्टेटिव, ये एरोबिक एनारोबिक दोनों में ग्रो कर सकते हैं, तो इसको बोलते हैं फैकल्टेटिव एनएरोब। और लैक्टोबैसिलस एलोटॉलरेंट होते हैं, तो इसका ऑप्शन सेकेंड। तो हम यहाँ पे देख लेते हैं, ए का थर्ड, बी का फर्स्ट, सी का फोर्थ, डी का सेकेंड, आंसर विल बी फर्स्ट ऑप्शन। मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन 156, सम कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ई कोलाई। तो ई कोलाई ग्राम नेगेटिव है, एक ये समझना है। पेरिट्राइकस होते हैं, यानी उनके पूरे सरफेस पे क्या होता है, फ्लैजेला होते हैं, तो पेरिट्राइकस। और एंडोस्पर्म नहीं फॉर्म करता, नॉन एंडोस्पर्म फॉर्मिंग होते हैं, तो यानी आंसर होगा ग्राम नेगेटिव, पेरिट्राइकस, नॉन एंडोस्पर्म फॉर्मिंग, ऑप्शन सी इज करेक्ट। सम वायरस causes various type of red blood cells to clump or agglutinate. This is due to presence of one of the following on their surface। तो RBC क्या करता है, ये वायरस के साथ में अटैच कर सकते हैं बिकॉज ऑफ प्रेजेंस ऑफ सर्टेन स्पेसिफिक टाइप ऑफ ग्लाइकोप्रोटीन्स, जिसको वायरस रिकॉग्नाइज करता है और अटैच कर जाता है, तो आंसर होगा ए। मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन 158, थायोबैसिलस फेरोऑक्सीडेंट इज यूज्ड टू इन माइनिंग ऑपरेशन बिकॉज इट ऑक्सीडाइज, आंसर विल बी कॉपर, ये कॉपर को ऑक्सीडाइज करता है। देखिए थायोबैसिलस और फेरोऑक्सीडेंस ये क्या है, लिथो ऑटोट्रॉप्स, या इसको बोल सकते हैं मिनरलो ऑटोट्रॉप और कीमो ऑटोट्रॉप्स, यानी ये केमिकल रिएक्शन को यूज करके एटीपी या एनर्जी जनरेट करते हैं, किसको, आयरन 2+ या, और ये कन्वर्ट करते हैं Fe3+ और S में, और इससे एनर्जी रिलीज कराते हैं। ये एनर्जी को यूज करते हैं Cu2+ को कन्वर्ट करने में, रिड्यूस करते हैं Cu2+ को Cu+ में, जो प्यूरिफिकेशन के लिए, आंसर होगा बी, कॉपर। मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट हैपन if culture of bacterium whose genotype is F- lag+ or lag- is grown in medium containing acridine knowledge।
एग्रीडीन ऑरेंज बेसिकली क्या करता है, ये म्यूटेजन है, ये म्यूटेशन कॉज करता है। इंटरकैलेटिंग डाई है, दो बेसिस के बीच में या न्यूक्लियोटाइड के बीच में इंटरकैलेट कर जाते हैं। तो ये हमेशा क्या करता है, म्यूटेशन कॉज करने के बाद में उस ऑर्गेनिज्म को मिनिमल मीडिया पे ग्रो नहीं कर पाएंगे। तो इसका आंसर होगा सी, सेल ग्रोथ एंड डिवीजन इज इनहिबिटेड ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ एग्रीडीन ऑरेंज। लास्ट क्वेश्चन क्या है, 160.1 ml of bacterial culture is diluted to 9.9 ml of the buffer. 0.1 ml of this dilution is again diluted to 9.9 ml of fresh plating. 0.1 ml of second dilution to into 72 Conley. What will be the cell density? Okay, ये क्वेश्चन ये बोल रहा है कि एक स्टॉक है, वहाँ पर इसमें 0.1 ml इसका लिया और उसको एक ट्यूब में डाइल्यूट किया जिसमें ऑलरेडी 9.9 ml बफर है। तो इसका 9.9 ml और प्लस 1.1 ml इसको ऐड कर देंगे तो ये कितना होगा 10 ml। तो ये ट्यूब 1 है। इसको मिक्स करने के बाद में इसका सीरियल डाइल्यूशन किया नेक्स्ट सेकेंड ट्यूब में, जहाँ पर 0.1 ml लिया और इसको ऐड किया 9.9 ml में, तो यहाँ भी 10 ml हो गया। और इसका 0.1 लेकर इसको प्लेट कर दिया पेट्री प्लेट में, तो कॉलोनीज आए कितने 72। तो अब इसके बेसिस पे बोल रहा है कि यहाँ पर कितने नंबर ऑफ सेल्स होंगे पर ml। तो देखिए यहाँ पर सिंपल है, ये 0.1 ml लिया और कितने में ऐड कर दिया गया 9.9, तो टोटल कितने हो गए 10। तो डाइल्यूशन फैक्टर कितने हो गए x फर्स्ट के लिए, फर्स्ट ट्यूब के लिए डाइल्यूशन फैक्टर, तो 10 टोटल 10 हुआ और उसमें कितना ऐड किया गया था स्टॉक से 0.1, तो ये कितना हो जाएगा 100। यानी ये वाला पहला हो गया 100 फोल्ड डाइल्यूशन हुआ। नेक्स्ट वाला भी सेम हुआ, तो ये भी 100 फोल्ड हुआ। और उसके बाद 0.1 ml यहाँ पे प्लेट कर दिया गया, तो 0.1 ml इसका लेकर प्लेट कर दिया गया, तो 0.1 ml में अब कितना है 72 सेल्स। और कितने टाइम डाइल्यूटेड है 10 to the power 4, तो इसको 10 to the power 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये ओरिजिनल नंबर होगा कितने में 0.1 ml में, तो ये वैल्यू आएगा 72 इंटू 10 to the power 4 सेल्स इन 0.1 ml। पूछ कितने में रहा है पर ml में, तो 1.1 ml में 7.2 इंटू 10 to the power 5 सेल्स, इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं। तो 1 ml में कितना होगा 7.2 डिवाइड बाई 0.1 इंटू 1 इंटू 10 to the power 5, तो ये वैल्यू ऊपर जाएगा तो मल्टीप्लाई होगा तो 6 हो गया, 7.2 इंटू 10 to the power 6, आंसर विल बी फर्स्ट। ओके, तो इस वीडियो में मैंने सारे क्वेश्चन को सॉल्व कर दिया, रिमेनिंग जितने भी क्वेश्चन बचे हुए थे सारे को सॉल्व कर दिया। यहाँ पर हम लोगों ने जेएनयू बायोटेक के 2015 को बायोलॉजिकल, इसके बायोटेक के सारे बायोलॉजिकल साइंस के क्वेश्चन को मैंने सॉल्व कर दिया है। हो सकता है एक दो में डाउट हो या कुछ आंसर गलत हो या कुछ आपको नहीं समझा हो, तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, मैं इसको डिस्कस कर लूँगा फिर से। तो ये वीडियो को शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ में ताकि वो भी बेनिफिट हो, और होप्स हो कि ये वीडियो आपको हेल्प करेगी आपके जेएनयू एंट्रेंस एग्जामिनेशन के प्रिपरेशन में। और अगर अभी तक मेरा यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि इस तरह की वीडियोज़ मैं अपलोड करते रहता हूँ ताकि आपको इसका नोटिफिकेशन मिल जाए। थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में।